हेलो दोस्तों, आपका रेलवे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे वर्क, एनर्जी और पावर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं? आइए हम सबसे पहले किसको, वर्क को देखते हैं। ठीक है, तो कार्य का अर्थ, जिसे हम काम, जो कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जिस देखते आगे देखते हैं कि कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना, खाना पीना, नहाना धोना, जितना होता है वो सब काम ही होता है आपका। ठीक है, तो बल लगाकर किसी वस्तु का बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। जैसे बल की दिशा में हम कार्य, जैसे कोई भी काम, और दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो जिस तरफ दीवार के धक्का दे रहे हैं, यानी विस्थापन की तरफ धक्का दे रहे हैं, वो हमारा क्या होगा? कार्य होगा। तो कार्य बल और विस्थापन का क्या होता है? अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, कार्य बल और विस्थापन का क्या होता है? अदिश गुणनफल होता है। W बराबर F/S, W बराबर F और S। देखिए, जो हमारा ये F होता है, यानी हमारा ये फोर्स, अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और विस्थापन इधर हो रहा है, तो जो बीच का कोण होता है वो क्या होता है? थीटा। यानी थीटा, कौन सा थीटा? यही हमारा क्या बनता है? कॉस थीटा बनता है। ठीक है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ से देखिए, कार्य का एसआई मात्रक हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एफ का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि न्यूटन मीटर होता है। अगर इसको तोड़ देंगे हम आपका एसआई वाले में, तो क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एंड मीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम क्या और क्या कहते हैं? जूल भी कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसी को, ये जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? अर्ग भी कहते हैं। इसका सीजीएस मात्रक अर्ग भी होता है, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। और 1 जूल बराबर किसके होता है? तो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। और कार्य की विमा क्या होती है? ml स्क्वायर टी की घात -2 होती है। ठीक है, कार्य एक क्या होता है? अदिश राशि होता है। कार्य एक अदिश राशि होता है। आइए कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या देखेंगे यहाँ पे कि अगर किसी दीवार को धक्का लगाते हैं, तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन क्या हमारा? शून्य है। अच्छा दोस्तों, विस्थापन कब कब शून्य होगा? देखिए, विस्थापन कब कब शून्य होगा? अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं और जिस दिशा में कर, अगर वो विस्थापित हो गया, विस्थापित मतलब वो कार्य हो गया, तब तो विस्थापन माना जाएगा। यदि वो कार्य नहीं हुआ, जैसे दीवार को धक्का दिया, अगर दीवार नहीं गिरी, तो क्या होगा? विस्थापन कुछ भी नहीं हुआ। विस्थापन कुछ नहीं हुआ तो बल कुछ नहीं हुआ, तो विस्थापन मेरा जीरो हो जाएगा। जिससे विस्थापन जीरो हो जाएगा तो कार्य भी हमारा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 10 किग्रा का बोझ लेकर कई वर्षों तक खड़ा रहता है, तो किया गया कार्य भी शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। अगर कोई कुली 100 किग्रा का बोझ लेकर मीलों दूर भी चलता है, तो किया गया कार्य का मान क्या होगा? शून्य होता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? 90 अंश होगा। तो काश 90 का मान कितना होता है? काश 90 अंश का मान, काश 90 अंश का मान कितना होता है? तो जीरो होता है। जब काश 90 अंश का मान जीरो होगा, क्योंकि वो खड़ा ही तो ले जा रहा है। जब काश 90 अंश का मान जीरो होगा, तो आपका वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा और चढ़कर उतर गया तो किया गया कार्य का मान क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य है। हम पहले ही बताएं आपको। अगर जैसे कोई ये गोल है, कोई वृत्त है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलता 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 फिर यहीं पे आकर आ जाता है तो हमारा विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? शून्य होगा तब। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर सीढ़ी पे चढ़ रहा है, ठीक है, सीढ़ी पे चढ़ा और चढ़ के उतर गया, फिर मतलब यहाँ से गया और यहीं पे आ गया, तो हमारा विस्थापन क्या हुआ? शून्य हो गया। ठीक है, किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। मतलब हमारा कार्य जो होता है वो धनात्मक वर्ग, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नए प्रकार के प्रश्न में कार्य शून्य उसी का होगा जहां बल और विस्थापन के बीच का कोण मूलतः 90 अंश होगा। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल, न्यूटन यानी F है, F का मान कितना दिया हमारा? तो F का मान 10 न्यूटन दिया है, और 30 अंश का कोण यानी 30 अंश का कोण आरोपित होता है, तो वह क्षैतिज से 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, किया गया कार्य कितना होगा? यानी हमारे F का मान कितना हो गया? 10 न्यूटन हो गया, और थीटा का मान कितना हो गया? 30 अंश हो गया, और यस कितना दिया हमारा? यस दिया हमारा 5 मीटर। तो यहाँ से जब लगाएंगे कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो F का मान कितना था? F का मान 10 था, 10 गुणे 5 गुणे कास 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, कास 30 अंश का मान कास 30 अंश का मान √3/2 होता है, तो 2 से कैंसिल यानी 5 यानी 25√3 आएगा इसका। ठीक है, मतलब इसको कटा देंगे तो कितना? 25√3/2 आएगा। देखिए आगे यहाँ पे। ठीक है, आइए इधर देखते हैं आगे। यहाँ आप देखिए कि अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा? अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वस्तु बल की दिशा में यानी कितना? बल की दिशा में यानी cos 0 अंश यानी ये पूरा स्टेट हो गया cos 0 अंश। इसका मतलब कि cos 0 अंश का मान कितना होता है? तो 1 होता है। जब 1 होता है तो एफ एस cos थीटा यानी 50 10 और प्लस 5 मिलाने कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 आ गया वर्क आपका। देखिए एक बात और, यदि बल की दिशा में चलेगी, ठीक है, बल की दिशा में जाएगी तो 0 अंश का मान 1। यदि विपरीत कहता है, यदि इसको विपरीत कहता है तो कितना हो जाएगा? 180 अंश। 180 अंश का मान कितना? -1 हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कार्य हमारा 0 होता है। आते हैं ऊर्जा पे। एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, पेपर में अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो गलती जरूर होगा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता जो होता है वो ऊर्जा होता है, लेकिन अगर यहाँ पे क्षमता की जगह आपका दर दे दे, क्षमता की जगह आपका क्या दे दे? दर दे दे, तो तुरंत क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्षमता है। आगे देखते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। सभी प्रकार की ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक है। सभी प्रकार की ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ठीक है। ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की, एक तो गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर क्या बनता है, तो यांत्रिक ऊर्जा बनता है। ठीक है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर क्या बनता है, तो यांत्रिक ऊर्जा बनता है। तो आइए देखते हैं गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है। हेडिंग है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि गति करने वाली वस्तु क्या करती है, गतिज ऊर्जा होती है। जहाँ पे गति होता है वहीं गतिज ऊर्जा है, जहाँ पे गति वहीं पे गतिज ऊर्जा होती है। तो यम द्रव्यमान का कोई वस्तु भी वेग से गतिशील है तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी हमारी, कि 1/2। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, 1/2 mv²। इस पे यम यहाँ पे क्या है, तो द्रव्यमान है, और भी क्या है हमारा, तो वेग है। ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा यानी मास एनर्जी, द्रव्यमान ऊर्जा यानी मास एनर्जी। ठीक है। प्रत्येक द्रव्य यानी मैटर में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है, जिसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। E = mc²। इसको किसने दिया था, तो आइंस्टीन बाबा दिए थे। ठीक है। E क्या है, इसमें पदार्थ में निहित ऊर्जा है यानी एनर्जी है। m क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान है। और c क्या है, प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। देखिए ये बताएं आपको कि यह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। क्या है, तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। इसे सापेक्षता का सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी भी कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार कुछ प्रमुख प्रकार की ऊर्जाएं दी गई हैं। ठीक है। तो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत कौन है, तो सूर्य है। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है। इसका विखंडन अथवा संलयन कर इस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। इसी आधार पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम आदि बनाए जाते हैं। ठीक है। आते हैं ध्वनि ऊर्जा। यदि कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके कंपनों के कारण ध्वनि व्युत्पादित होती है, जिसमें ऊर्जा निहित होती है। तेज आवाज करती हुई वायुयान के गुजरने से कभी कभी घरों की खिड़कियों के शीशे चटक जाते हैं। किसी के बोलने से व्युत्पादित ध्वनि से हमारे कान के पर्दे में भी कंपन करते हैं, जिससे हम ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है। आते हैं रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, यानी केमिकल एनर्जी। विभिन्न तत्वों व पदार्थों के रासायनिक संयोग या अभिक्रिया से
ऊर्जा भी उत्पादित होती है। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा विभिन्न प्रकार के स्रोत ऊर्जा सूर्य, दीपक, विद्युत बल्ब आदि से उत्सर्जित ऊर्जा प्रकाश में निहित होती है, जिसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सौर कुकर में हरे पौधे अपना भोजन निर्माण में। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है? तो विभिन्न प्रकार से जलने सौर ऊर्जा के विकिरण दो सतहों के घर्षण आदि से गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल जो अभी था। ठीक है, देखिए, अगर किसी वस्तु का वेग दोगुना, किसी वस्तु का वेग यानी v बराबर कह रहा है दो गुना, ठीक है, कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? तो यहाँ पे देखिए k बराबर 1/2 यानी mv²। अगर इसको k बराबर 1/2 m और v का मान 2 रखो तो कितना हो जाएगा? 2 गुनी यानी कितना? 2 गुणे 4v हो जाएगा, 4v² हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम करते हैं कि k बराबर 4 गुणे 1/2 mv², तो कितनी गुनी हो जाएगी? तो 4 गुनी बढ़ जाएगी, मतलब हो जाएगी कितनी? 4 गुनी हो जाएगी। लेकिन कितनी बढ़ जाएगी? तो 3 गुनी बढ़ेगी। यानी इन क्वेश्चनों का 2 आंसर हुआ। मतलब कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो 4 गुनी। और कितनी गुना बढ़ जाएगी? तो 3 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सर जी का आंसर क्या है? देखिए, हो गया कितना? 4 गुनी और बढ़ गया कितनी? 3 गुनी। ठीक है, आइए देखते हैं मोमेंट को। ठीक है, किसको देखेंगे? तो मोमेंटम यानी संवेग को देखेंगे। ठीक है, संवेग वह भौतिक राशि है, संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग वह संवेग, संग मतलब संग अवेग, इसको 2 भाग में जब तोड़ेंगे आप, यानी इसको अलग कर दिए, इसको अलग। संवेग यानी जो गति की मात्रा, वेग मतलब गति, जो गति की मात्रा को बताता है उसे क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। यदि कोई वस्तु हम फेंक रहे हैं तो वो किसके? अपने द्रव्यमान को तो लेकर जाएगी ही जाएगी और वेग में भी तो होगी। इसीलिए क्या होगा? द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P बराबर mv। ठीक है, P का SI मात्रा क्या होता है? तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। इसकी विमा क्या हो जाएगी? इसकी विमा क्या हो जाएगी? तो ml घाते -1, mlt घाते -1। संवेग एक क्या होता है? सदिश राशि होती है। संवेग एक सदिश राशि होती है। हम ऐसे ही बता सकते हैं द्रव्यमान तो आपका अदिश राशि होगा, बट वेग जो होता है, जो हम P बराबर mv लिखते हैं, P बराबर mv, यानी ये तो क्या है हमारा? ये तो अदिश है, लेकिन ये क्या है? सदिश है। जब अदिश और सदिश का गुणनफल होता है तो हमेशा क्या बनता है? सदिश ही बनता है। ठीक है, हमेशा क्या बनता है? सदिश बनता है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या? संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध क्या होते हैं? तो k बराबर 1/2 mv², ये भी बताए थे, k बराबर 1/2 mv² और ke बराबर 1/2 mv²। ठीक है, गुणे यम का यदि आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक यम क्या हो जाएगा? हमारा कट जाएगा।
अगर नहीं भी काटते हैं तो एक यम और एक भी, एक यम और एक भी, ठीक है। हर और अंश में यम का गुणा करने पे, जब गुणा करेंगे तो यहाँ से एम बी स्क्वायर और एम स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कितना का पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर यानी गतिज ऊर्जा बराबर पी स्क्वायर बटे में 2m, पी स्क्वायर बटे में 2m। आइए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते आ गया। अगर किसी वस्तु के संवेग को 10 गुना बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वस्तु के संवेग को 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने परसेंट बदल जाएगी। अगर इसके संवेग को हम कितने गुना बढ़ा रहे हैं, 10 गुना। देखिए हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अगर 10 गुना बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 10% बढ़ा रहे हैं, 10 गुना नहीं 10% बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अगर हम मैथ पढ़े हैं, ठीक है, मैथ पढ़े तो नो मैथ वाले से भी कर सकते हैं, क्योंकि पी का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। जब पी का स्क्वायर है अगर यहाँ पे निकालते हैं कि 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुणे 10 सक्सेसिव मेथड निकालते हैं 10 100 हो जाएगा, यानी इस 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना 10 10 20 हो जाएगा, और 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगी, यानी 21% हमारी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए सर लगाएं, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड लगाएं क्योंकि वो मैथ का यूज नहीं किए। देखिए इनका 21% आ गया, कितना आ गया हमारा सर का, तो 21% कितना है, तो 21% आ गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि की जाए तो उसके संवेग में कितने गुना बदल जाएगा। अगर किसी, अच्छा ये बताइए इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमको मैथ से निकालना होगा तो। कितने गुना बढ़ जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा, ठीक है। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। यदि संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो हल्के वाले का क्या होगा, अधिक होगा, हल्के वाले का अधिक होगा, हल्के वाले का अधिक होगा। देखिए इधर फार्मूला एक ठो कि काइनेटिक एनर्जी समान व्युत्क्रमानुपाती 1/m, यानी द्रव्यमान का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों कि अगर देखिए अगर जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसका द्रव्यमान अधिक होगा, और जिसका काइनेटिक एनर्जी कम होगी अधिक होगी उसका द्रव्यमान क्या होगा, कम हो जाएगा, कम होगा तो अधिक, अधिक होगा तो कम, ठीक है। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान हो, यदि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान हो तो संवेग क्या होगा, संवेग क्या होगा, संवेग क्या हो जाएगा इसका, अगर काइनेटिक एनर्जी समान हो, यदि काइनेटिक एनर्जी समान होगा होगा तो वो होना चाहिए जो समान नहीं रहने पर उल्टा होगा, समान नहीं रहने पे क्या होगा,
तो उल्टा होगा।